ज्यादा क्या बोलूं। दिक्कतों को महत्व नहीं। हमने दिक्कतों को कभी महत्व नहीं दिया, संघर्ष दिक्कतों से करते हम रहे। आगे बढ़े। और इंसान है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज हमारे लिए भी और ख़ासकर ये वंचित स्वर जो हमारा मीडिया है उसके लिए भी और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी एक बहुत गौरवान्वित पल है, क्योंकि मैंने जब 95 में जिस समय मैं 12वीं तक की पढ़ाई करके उत्तराखंड को लौटा था, उस समय पूरा उत्तराखंड एक आरक्षण विरोधी आंदोलन की चपेट में था। पूरे उत्तराखंड में आरक्षण विरोधी आंदोलन था, कई बसें फूकी गई थी, बहुत कुछ। पूरा 6 महीने उत्तराखंड का सारा सत्र शून्य रहा था, सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय सब बंद रहे थे। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि आरक्षण जो विरोधी आंदोलन था वो अन्य पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण के खिलाफ में था कि ओबीसी को 27% नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर उत्तराखंड की तमाम सरकारी संपत्तियां फूंक दी गई थी। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष था उसमें उत्पीड़न जो हो रहा था यहाँ की अनुसूचित जातियों का हो रहा था। उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों के साथ पूरा कुमाऊं गढ़वाल में अनेक उत्पीड़न की घटनाएं घटी। तो उसी दौर में उसके बाद उत्तराखंड में एक आंदोलन उपजा कि कैसा उत्तराखंड आप बनाने जा रहे हैं, उत्तराखंड कैसा बनेगा, क्या ये ऐसा उत्तराखंड बनेगा जो अनुसूचित जातियों और यहाँ के शोषित वंचित तबकों के लिए, उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए क्या उत्पीड़न और उनकी हत्या और अपमानजनक घटनाओं का, जबकि ये पुराना इतिहास भी उत्तराखंड का यही रहा है, क्या ऐसा उत्तराखंड बनाने की तैयारी हो रही। तो इसको लेके एक सवाल उठा था कि ये कैसा उत्तराखंड बन रहा है। तो उसी दौर में मेरा परिचय हुआ था माननीय बलवंत सिंह भारती जी से। तो बलवंत सिंह भारती जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो, मैं अपना तो बता रहा हूँ, सिर्फ 95 से लगभग 2000 तक मैंने आपके साथ जो उस समय पूरा उत्तराखंड में जब आंदोलन चला है एक सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन आपका जीवन के जो संघर्षमय जीवन का एक महज छोटा सा पार्ट है। ये 95 का बाद का जो पीरियड है ये बहुत छोटा सा पार्ट है। लेकिन उस समय आपने पूरे उत्तराखंड का, खासकर जो गढ़वाल पोर्शन का और इधर कुमाऊं के जो मूल निवासी समाज को, यहाँ के जो शिल्पकार समाज की जातियों को, यहाँ के शोषित वंचित तबकों को एकजुट करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और उस आंदोलन को बहुत बड़ी आपने मजबूती प्रदान करी थी कि जिसके फलस्वरूप कि संसद में जब इस बिल पर चर्चा हुई, जो मैं अभी बता रहा था कि जो आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था वही बाद में जब लगा कि इसमें कोई सफलता नहीं मिलनी, वही राज्य आंदोलन बन गया था। तो उस राज्य आंदोलन के बाद जो राज्य बना उसमें इस आंदोलन की परिणति थी कि यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए हिस्सेदारी कुछ सुनिश्चित हो पाई। कुछ हद तक उससे पहले बहुत बुरे हाल थे। यहाँ ग्राम प्रधान या बीडीसी मेंबर, पंचायतों में, डिग्री कॉलेजों में, सभी जगह जो आरक्षण बिल्कुल एक तरीके से, कहीं आरक्षित पद नहीं भरे गए थे। लेकिन उसका काफ़ी असर हुआ। फिर उत्तराखंड बनने के बाद भी कुछ जो संवैधानिक व्यवस्था बनी, हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद कैसा उत्तराखंड बना ये तो आपके सामने सब है ही, उतना ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर बात अभी करने का समय नहीं है। क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं बलवंत सिंह भारती जी, जो हमारे लिए एक संयोग कहें, इत्तेफाक है कि आप हमें आज अभी मुलाकात हो गई और आपसे बात हो रही। लगभग 94 वर्ष की अवस्था में इस समय आप हैं और आपने पूरा जीवन आप भूदान आंदोलन से लेकर तमाम अन्य जो नशा विरोधी आंदोलन हैं, चाहे उत्तराखंड के जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, यहाँ के बुक्सा समाज, यहाँ के शिल्पकार समाज, उनको जो शिक्षा का माध्यम रहा है, शिक्षा के लिए केंद्र खोलने का माध्यम रहा है, या अन्य तमाम आंदोलन। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके जीवन की एक बड़ी बात यह है कि ये जो मंदिरों में प्रवेश कैसे हो पाया। जो बद्रीनाथ मंदिर की ये कहानी है कि बद्रीनाथ में उससे पहले अनुसूचित जातियों को प्रवेश बिल्कुल पाबंदी थी, उनका एंट्री नहीं थी। सबसे पहले बलवंत सिंह भारती जी ने बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर प्रवेश के दौरान जब आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और उसके बाद आप गिर पड़े, तो वो त्रिशूल के ऊपर आप गिर गए और उससे आपके सिर में
बहुत गंभीर चोट आई, जो कि आज भी उसके निशान मौजूद हैं। तो ये इस तरीके से, जो कि आज इस उत्तराखंड का मूल निवासी समाज अपने सामाजिक महानायकों को, इन सामाजिक योद्धाओं को से अपरिचित है, जानता भी नहीं है कि आज भी तमाम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप 1940, 45, 50 से लगभग लगातार, जो 1950 के बाद से उससे पहले से सक्रिय हैं, और आपने पूरा जीवन इन सामाजिक आंदोलनों में, यहाँ के समाज सुधार में गुजार दिया। तमाम कई जगह बस्तियां बसा दी, कई शहर बसा दिए, कोटद्वार का झंडी चौड़ आपने बसाया हुआ है। और जब ये प्रस्ताव आया कि आप भी इसमें ज़मीन ले लीजिए, आपने खुद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इस तरीके के आपने कई शहरों को बसाने में अपना योगदान निभाया। नशे के खिलाफ आपने जब आंदोलन किया, उसमें आपको चोट लगी। छुआछूत के यहाँ का जो जातिवादी जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ आप लड़ते रहे। तो आज हम यहाँ पर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपकी हालांकि अवस्था काफ़ी होगी, स्वास्थ्य भी अब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जितना आप हमें बता पाएंगे, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि कुछ बताइए अपने संघर्षों के बारे में। याददाश्त अब थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि ये भूल गए सारी चीज़ें। अब तो सवेरे खा रहे हैं तो उसका भी उनको पता नहीं चल रहा है। तो इन्होंने जो सबसे पहले सर्विस की थी, तो ये ग्राम सेवक के उसमें निकले थे। तो बक्सी के तालाब लखनऊ में इन्होंने 6 महीने की कोर्स किया। उसके बाद इनकी नियुक्ति हुई थराली डुंगरी गांव में, सोल डुंगरी गांव में। वहाँ से इन्होंने कुछ साल नौकरी करी। वहाँ की जनताओं को देखा है मतभेद हो रहा है, छुआछूत हो रहा है। तो फिर ये सोलर भूविसुख जी के संपर्क में रहे, सर्वोदय के थे वो। तो उनके साथ इन्होंने आंदोलन शुरू किया। मालदन में भी, यहाँ भी इन्होंने जनता की बहुत सेवा करी। यहाँ के प्राइमरी स्कूल खुलवाए, पुलों की व्यवस्था करवाई, कई चीज़ों को मतलब अर्जी देकर यहाँ के लोगों की सुविधाएं पर जुटे रहे। और फिर इन्होंने यहाँ बालवाड़ी केंद्र भी खोले, पालना घर भी खोले, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करी। बुक्सा इलाके में खोला, इधर थारी बेरिया प्रतापपुर से आगे है, सांगोरदेव में खोला, नैन भीमताल में खोले। डायरेक्ट भारतीय आदिम जाति सेवक संघ से ग्रांट आती थी उनके लिए। कई ऐसे काम करे इन्होंने, कुछ मुझे याद भी नहीं है। ये जो कुछ जो मुख्य, क्योंकि भारती जी का उम्र और तमाम जो याददाश्त वो हो जाने के कारण वो पूरा एक बता नहीं पा रहे हैं। तो हमारे साथ माता जी हैं, उन्होंने लगभग इसको जो जितना उनके मेमोरी में कुछ बातें थी, उनकी भी ये है कि उन्हें भी अब पूरी तरीके से उतनी बातें याद नहीं हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक ये बताई कि उस दौर के विनोबा भावे जी द्वारा चलाया गया जो भूदान आंदोलन और तमाम मतलब अनगिनत काम आपने किए हैं। ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल है कि जहां आज की डेट में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद अनगिनत लोग ऐसे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे पद मिले, और वो लोग केवल अपने पदों तक सीमित होकर अपने परिवार तक सीमित हो गए। लेकिन भारती जी ने सरकारी नौकरी मिलने के बाद जब पहाड़ में जब आए हैं और उन्होंने देखा जाति व्यवस्था अपने चरम पर है, तो उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा के अपने को पूरी तरह समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो ये व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं कि हमें जो शोषण के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ या कुरीतियों के खिलाफ जो भी ये समाज में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, उनके खिलाफ हमें कितना संकल्पबद्ध होकर काम करना चाहिए, ये भारती जी का जीवन हमको एक प्रेरणा देता। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों को इस तमाम दौर में इतना लंबा सफ़र रहा है, लगभग ये मानिए 65-70 सालों का संघर्ष का सफ़र रहा है आप लोगों का, तो कठिनाइयाँ भी कई आई होंगी, दिक्कतें भी। सरकारी में कितनी समस्या आती है ये तो सब जनता जानती है, पर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और
समाज की सेवा में लगे रहे हम लोग। अभी भी कहीं भी कोई गलत काम होता है तो हम लोग आगे से खड़े होते हैं। कितने तो हमने आंदोलन करे दारू के विषय में, कोटद्वार में करे और पौड़ी में करे, इधर रामनगर की तरफ भी हमने कई आंदोलन करे और समाज की सेवा ही करी है। उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। दिक्कतों को बहुत है। हमने दिक्कतों को कभी महत्व नहीं दिया, संघर्ष दिक्कतों से करते हम रहे आगे बढ़े। और इंसान है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। यही है फिर। दिक्कत जो है अब दिक्कतों से ही हमने आगे काम करना सीखा। जैसा कि अभी देखिए भारती जी ने कहा कि दिक्कतों से ही हम आगे बढ़े। कठिनाइयाँ कम नहीं आई, कठिनाइयाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा आईं, लेकिन उन कठिनाइयों से हार मानने के बजाय आपने उन्हीं को एक चैलेंज के रूप में लिया और कहा कि दिक्कतों से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वाक्य है, सूत्र वाक्य है। ये आज की जो पीढ़ी को इसको समझना चाहिए। और आज भी भारती जी की जो जीवनचर्या ये है, कोई दिन प्रत्येक दिन आपका नहाना और प्रत्येक दिन ड्रेस चेंज करना, ये आपकी दिनचर्या में शामिल है। अभी कुछ समय पहले तक बता रहे हैं कि डेली सुबह पूरा साफ सफाई और तमाम आप खुद सुबह उठ के करते हैं। एक प्रसंग अभी जब आया था, आप लोगों ने बताया था कि जब आप गांव में जाते थे, गांव में चेतना के कार्यक्रमों में जाते थे, तो उस दौरान लोग जैसे रात में खाना खाया है और वो बर्तनों को वैसे ही छोड़ के सो जाते थे। तो आप सुबह उठ के उन बर्तनों को, जूठे बर्तनों को लेके जहाँ पे भी पानी मिलता था, चाहे नदी या जो भी स्रोत होता होगा, वहाँ से जाके उन बर्तनों को, उस परिवार के बर्तनों को लाके धो के रख देते थे। ये एक बहुत बड़ी एक कोई वीआईपी बन के नहीं जाते थे गांव में, एक कार्यकर्ता बन के, एक समाज सेवी बन के। कोड़ी को ले गए कर्णप्रयाग से और वो कोड़ी इतना होता है कि गाड़ी में कभी बैठे ही नहीं थे। और यहाँ देहरादून में कोड़ी आश्रम में भर्ती करा इन्होंने, तो उन्होंने रास्ते में उल्टी आई, पूरे इनके कपड़ों में उल्टी कर दी। उसके बाद भी इन्होंने उसके कपड़े भी धोए, अपने कपड़े भी धोए, उसके लिए फिर नए कपड़े लाकर उसको नए कपड़े पहनाकर कोड़ी आश्रम में वहाँ से ठीक होकर आए वो। अब ये देखिए एक कितना बड़ा बात निकल के आ रही कि एक कुष्ठ रोगी को वहाँ आप ला रहे थे देहरादून के लिए, तो उसने उल्टियाँ कर दी पूरे आपके कपड़ों में, और आपने उसके बाद भी वो सारा आपने बर्दाश्त किया, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। और उसके उल्टी किए हुए कपड़े, खुद के भी कपड़े और उसके भी कपड़े स्वयं धोकर उसके लिए नए कपड़े बनाकर उसे वहाँ आश्रम में भर्ती किया। ये ठीक होकर आए वहाँ से। यहीं एक नंबर में एक कोड़ी को ले गए तो कानपुर में भर्ती कराया उसको, तो वो भी वहाँ से ठीक होकर आया। और उसके बाद वो कुष्ठ रोगी ठीक होकर आया, फिर यहाँ से एक कुष्ठ रोगी को कानपुर भर्ती किया। क्या कहते हैं, मेरठ आश्रम में, कस्तूरबा आश्रम में भर्ती कराया इन्होंने। कई लड़कियों को कस्तूरबा दिल्ली में भर्ती कराया पढ़ाई लिखाई के लिए। कई लड़कों को भर्ती करवाया कस्तूरबा आश्रम में पढ़ाई लिखाई के लिए। मतलब बच्चों को, महिलाओं को काफ़ी सुविधा दिलवाई इन्होंने। जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होते थे उसमें अनगिनत बच्चियों को प्रवेश दिलाया, और तमाम जो औरतें थी उनको कस्तूरबा जो आश्रमों में भर्ती करवाया। ये सारी चीज़ें, यानी आपका पूरा जीवन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज के लिए समर्पित रहा है। और ये एक हम सब के लिए भी, और ख़ासकर आज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन सब के लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि आज हम अक्सर देखते लोग 50, 55, 60 साल में बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल निष्क्रिय हो जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं कई तरीके की परेशानियों के। लेकिन आप ये लगभग 94 वर्ष की उम्र में तक अभी आपने सामान्य ढंग से हम लोगों के सबके साथ
खाना खाया है, कोई ऐसी दवाइयों का आपको नहीं। यानी अगर आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए जीते हैं तो आपका जीवन भी दीर्घ होता है और आप स्वस्थ भी रहते हैं और साथ में समाज का भी एक उद्धार और कल्याण होता है। तो साथियों, ये अब हमारी इच्छा थी कि भारती जी कुछ अपने बताते, लेकिन अब वो अब बिल्कुल उनके एक तरीके से बहुत कम बातें याद हैं, कुछ थोड़ा बहुत बीच बीच में बातें कुछ तरंग सी आ जा रही हैं, कुछ उन्होंने बताया, लेकिन बाकी अक्सर वो लगभग बातें भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक पल हमारे लिए भी हैं, वंचित स्वर मीडिया के लिए भी। यहीं पर इस मीडिया का उद्देश्य भी सार्थक सिद्ध होता है कि इस मीडिया को हम लोगों का स्थापित करने का लक्ष्य यही रहा कि ऐसी शख्सियतें, ऐसे जो महामानव है जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए लगाया है, हम उनको आप तक और सभी लोगों तक पहुंचा सकें। वो हमारा एक उद्देश्य भी यहाँ पर सफल हुआ है। आपके हमें कुछ वाणी सुनने को मिली है और माता जी जिन्होंने पूरा जीवन आपका साथ दिया है संघर्षों में, उन्होंने कुछ जितना बता पाई उन्होंने बताया। तो इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और भारती जी के का जो जीवन रहा है, जो संघर्षमय जीवन रहा है, इसको जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके एक चेतना का काम करेगा, लोगों तक फैलाएं, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो उसका उतना अधिक लाभ मिलेगा समाज को। तो धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवास।